हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया था, जैसे कि माउथ पढ़ लिया हमने, बक्कल कैविटी पढ़ा, उसके बाद फेरिंग्स पढ़ा, उसके बाद हमने ओसोफेगस पढ़ा, और देन आफ्टर स्टमक पढ़ा। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और बेटा उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्री की कैनाल की हिस्टोलॉजी। तो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ने के बाद उसके पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया था। उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहला पार्ट बेटा सी शेप्ड ड्यूडेनम पड़ेगा, उसके बाद जेजुनम, और उसके बाद इलियम। इन 3 पार्ट्स में कहाँ पे कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं? तो चलिए हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स कौन कौन सी है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे तो हमने पूरी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। देखते हैं जरा। सबसे पहले अगर हम बाहर की तरफ देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सिंपल सी बात है, एक लेयर मिलेगी जिसका नाम है सिरोसा। आप एलिमेंट्री कैनाल का पिछला वाला लेक्चर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? सिरोसा, जो कि पूरी एपिथेलियम में होती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, एक्सेप्ट ओसोफेगस। ठीक है। दूसरे नंबर पे बेटा क्या आएगा? उसके जस्ट नीचे अंदर की तरफ जाएंगे तो कौन सी लेयर आएगी? उसके बाद आएगी मस्कुलैरिस। कौन सी लेयर बेटा? मस्कुलैरिस। और यहां पे भी वही लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर मसल्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। ओके। इसके बाद फिर आता है थर्ड नंबर पे क्या आएगा बेटा? थर्ड नंबर पे क्या आएगा? सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा में आप जैसा कि पढ़ते आए हैं, देखो ब्लड वेसल्स होंगी, समझदार बच्चे हो तुम लोग, है ना? ब्लड वेसल्स है। इसके बाद क्या होगा? नर्व्स होंगी, ठीक है, प्लेक्सस आपने पढ़े थे। इसके बाद क्या होगा? लिम्फ। अब यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो यहां पे क्या होता है? सब म्यूकोसा में बेटा क्या प्रेजेंट होती है? ब्रूनस ग्लैंड। हम इनके बारे में अभी डायग्राम के थ्रू पढ़ लेंगे। ब्रूनस ग्लैंड, ये ब्रूनस ग्लैंड जो होती है बेटा कहां होती है? केवल ड्यूडिनल सब म्यूकोसा, डुओडिनल सब म्यूकोसा, केवल ये बेटा वहीं मिलेंगी। कहां पे? जहां पे ड्यूडेनम है। जैसे ही हम एंटर करेंगे, कहां पे? जैसे ही हम एंटर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से कुछ इस तरीके से, तो ये पार्ट हमारा ड्यूडेनम होता था। इसी पार्ट पे क्या मिलेंगी? इसी पार्ट में यहां पे सब म्यूकोसा लेयर में हमारे पास ब्रूनस ग्लैंड है। ठीक है। ब्रूनस ग्लैंड हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा? फोर्थ नंबर पे हमें मिलेगा बेटा म्यूकोसा लेयर। सिंपल सी बात है, म्यूकोसा लेयर 4th नंबर रहती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। तो म्यूकोसा लेयर में बेटा क्या होगा? अब यहां पे म्यूकोसा लेयर जो है वो क्या बनाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है, तो ये भी कुछ ग्लैंड्स बनाएगी। कौन सी ग्लैंड? देखते हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुन मतलब ये लिवर कुन तो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। मतलब यहाँ पे म्यूकोसा लेयर में आपको क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन एक ग्लैंड है जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है। अब क्या होगा? ये कौन कैसी होंगी, कैसी नहीं होंगी, हम आगे देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज और मिलेगी। म्यूकोसा लेयर क्या बनाएगी? विलाई कामा माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई बेटा कैसी होंगी? कॉलमनर एपिथेलियम होगी यहाँ पे, कॉलमनर एपिथेलियम। कैसी?
कैसी कॉलमनर एपिथेलियम? एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर्ड। कैसी बेटा? ब्रश बॉर्डर्ड। ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होगी यहाँ पे। ब्रश बॉर्डर्ड इसलिए क्योंकि जब माइक्रोविलाई बनती है तो बेटा इस तरीके की ये है सब म्यूकोसा, तो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। अब आप देख रहे हो ये ब्रश बॉर्डर दिख रही है, ऐसी एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होगी। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये कुछ इस तरीके की बनेगी। अब यहाँ पे कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। कहाँ पे बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसा कि आप स्टमक में देख रहे थे कि गैस्ट्रिक रुगे होते थे, फोल्डिंग्स होती थी जिनमें फूड जाने के बाद वो फ्लेक्सिबल होते थे, ऐसे पीछे की तरफ हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं, यानी कि सम फोल्डिंग्स, सम परमानेंट foldings called plica circularis and Kerckring CKERCKRING Kerckring। ये बेटा परमानेंट होती है। देखो यहाँ पे लिखा है सम परमानेंट फोल्डिंग्स कॉल्ड प्लिका सर्कुलरिस एंड कर्करिंग। ये क्या करती है? परमानेंट होती है, जबकि स्टमक में जो गैस्ट्रिक रोगे होते हैं वो कैसे होते हैं? टेम्परेरी, मतलब इन द सेंस फ्लेक्सिबल होते हैं। ये परमानेंट होते हैं, ऐसे ही बने रहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें। अब बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड देखते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जैसे कि इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करें तो इंटेस्टाइन अभी देख रहे थे आप किस तरीके से इंटेस्टाइन थी, और उसमें इंटेस्टाइन में जो सब म्यूकोसा थी वहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड थी, और जो म्यूकोसा थी वहां पे आप क्या देखें? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंस। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में आपको दो टाइप की ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? पहले हम इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। अब आपको समझना है कि ये सब म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है, इतना पार्ट सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा में यहां पे आप देखेंगे कि कुछ ग्लैंड्स इस तरीके की होती हैं, कुछ इस तरीके की ग्लैंड दिख रही है आपको, और ये एक कैनाल के थ्रू इसमें ओपन होंगे आके। अब देखो क्रिप्ट मतलब क्या होता है? दरार या बिल्कुल सकरी जगह, क्रिप्ट मतलब। तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंस मतलब इंटेस्टाइन के जो क्रिप्ट है, ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है मान लेते हैं, ये इंटेस्टाइन है क्योंकि ये म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा, उसके नीचे मस्कुलरिस, उसके बाहर सबसे बाहर क्या होगा? सिरोसा। तो इस तरीके के ग्लैंड है, और कुछ ग्लैंड्स आपको दिखेंगी यहां पे। अब ये जो ग्लैंड दिख रही है बेटा, ये क्या है? क्रिप्ट ऑफ लिबरकुंस, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुंस, KUHN, ठीक है। और ये जो ग्लैंड दिख रही है, ये सब म्यूकोसा लेयर में है, तो इसका नाम क्या है बेटा? ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। अब यही दोनों ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आती हैं, ठीक है। सबसे पहला स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, ये बात ध्यान रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन तो अभी पढ़ी नहीं हमने बहुत ध्यान से। पहला एक तरफ ब्रूनर्स ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड, और दूसरी तरफ बेटा क्या है? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुंस,
KUHN, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, और दूसरी तरफ क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, अब ब्रूनर्स ग्लैंड की सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो बेटा ये कहां पे होती है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, अभी आप थोड़ी देर पहले याद करें अगर पढ़ा था, तो सब म्यूकोसा लेयर में होती है। कौन सी, सब म्यूकोसा लेयर में। और सब म्यूकोसा किसकी, सब म्यूकोसा, डुओडेनम, डुओडेनम की सब म्यूकोसा लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन में लिबरकुन कहां पर प्रेजेंट होती है, ऑल ओवर स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम में भी, जेजुनम में भी। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें हो गया। अब इसके बाद इनका टाइप्स कौन सा है ना भाई, ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये कौन सा टाइप की ग्लैंड है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मल्टी सेल्यूलर स्फेरिकल ग्लैंड्स, मतलब मल्टी सेल्यूलर स्फेरिकल ग्लैंड, मल्टी सेल्यूलर भी है और स्फेरिकल राउंड शेप्ड भी है। तो आप देख सकते हैं यहां पे कैसी होगी, यहां पे होगी बेटा यूनिसेल्यूलर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड। कौन सी, सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स, मतलब यहाँ पे यूनिसेल्यूलर सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होंगी। कहाँ पे, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन में। आप देख सकते हैं ये ग्लैंड जो दिख रही है यूनिसेल्यूलर है, सब अलग अलग है, कुछ सेल्स अलग अलग काम करती हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स और डिफरेंट फंक्शन है इनके। अब ये ओपन कहाँ होती है बेटा, ये ओपन कहाँ होती है, ओपन्स इनटू क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन या क्रिप्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन। देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटेस्टाइन के क्रिप्ट्स में आके ये ट्यूब के थ्रू ओपन हो रही है आके, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इस तरीके से, इससे ट्यूब आई है पीछे से और ये इसी में ओपन होगी क्रिप्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये कहाँ ओपन होगी, ये तो सिंपल सी बात है, क्रिप्ट ऑफ विलाई। ये कहाँ ओपन होगी, क्रिप्ट्स ऑफ विलाई जो होती है, विलाई जो बनी हुई है, ये विलाई दिख रही है, इनकी जो खांच है उसमें ओपन होती है आके। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो गई। अब इनका सिक्रीशन बेटा क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड का। किसका, ब्रूनर्स ग्लैंड का। तो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, प्लस बाइकार्बोनेट। मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली यहीं से। तो सिक्रेट, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट। एक चीज ध्यान रखेंगे, बट नो एंजाइम, मतलब यहां पे कोई एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता है, एंजाइम सिक्रीशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। कहां पे, ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पे होती है बेटा, ड्यूडेनल म्यूकोसा। ड्यूडेनल कहां होता है, स्टमक के जस्ट नीचे, और स्टमक से फूड कैसा आ रहा है, एसिडिक, और उस एसिडिक फूड को बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि एसिडिक है वो, तो एसिडिक को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करेंगे हम उसमें बेसिक चीज डाल दे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, उसका एसिडिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो यहां पे थोड़ा सा ही कर लेंगे। हाँ, आप यहां पे ध्यान रखिए क्या करता है, न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करता है एंड प्रोटेक्ट लाइनिंग फ्रॉम HCl, प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन फ्रॉम HCl। अगर ये HCl फूड के साथ आ जाएगा और म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वो ब्रेक हो सकती, बाउंड हो सकते वहां पे। तो इसीलिए ये यहाँ पे एंजाइम नहीं है, केवल म्यूकस और बाइकार्बोनेट होते हैं जो लाइनिंग को बचाते हैं फ्रॉम द एसिडिक फूड। और एसिडिक फूड कहां से आ रहा है, ये स्टमक से। बात समझा कि नहीं, गुड। अब हम लोग कहां चलेंगे,
क्रिप्ट ऑफ लिबर कौन, तो अब ये क्रिप्ट ऑफ विलाई में ओपन्स होती हैं आके, क्रिप्ट ऑफ विलाई आप देख ही रहे हैं, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्रिप्ट ऑफ विलाई, क्रिप्ट विलाई मतलब ये जो विलाई का खांचा है उसमें ये ओपन होगी, ये मतलब इसमें अपना जो भी पोर होगा, सिक्रेटरी पोर, वो सब इसी में डाल देंगे। पोर मतलब वो पोर वाला नहीं है, POUR वाला है ना, पोर। तो इस तरीके से तो क्रिप्ट, अब ये क्या सिक्रीट करेंगी, तो बेटा ये क्या सिक्रीट करेंगी, ये सिक्रीट करेंगी म्यूकस प्लस हॉर्मोन्स प्लस और क्या सिक्रीट करेंगी, एंजाइम्स। बात समझेंगी नहीं, म्यूकस सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे और एंजाइम सिक्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको बोला डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन करती हैं, डिफरेंट टाइप की थिंग्स को सिक्रीट करती हैं। जरा देखते हैं, इतना नोट करें फिर देखते हैं कौन सी सेल्स हैं। अब क्रिप्ट ऑफ लिबर कौन में आपने देखा कि क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस, हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स। तो सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबर कौन, सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबर कौन, ठीक है। कौन कौन सी सेल्स होती है, तो सबसे पहली सेल्स बेटा आप जानते हो यूनिवर्सल है ना, कौन सी, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या करती है बेटा, ये सिक्रेट करेंगे म्यूकस, है ना, क्या सिक्रेट करेंगे, म्यूकस। इसका सेकेंड नंबर बेटा एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स, क्रोमोफिन सेल्स, ये क्या सिक्रेट करेंगे बेटा, ये जैसे कि पहले सिक्रेट करती थी बेटा, हार्मोन सिक्रेट करेंगे, हार्मोन्स, ठीक है, आपको ये पढ़ा चुके हैं हम, है ना, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पढ़े थे आप, वही। फिर इसका थर्ड नंबर एंटेरोसाइट्स सेल, एंटेरोसाइट्स क्या सिक्रीट करेंगे, एंजाइम्स। बेटा कौन कौन सा एंजाइम सिक्रीट करेंगे ये बात की बात है, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एंजाइम सिक्रीट करेंगे। और फोर्थ नंबर क्या आएगा बेटा, फोर्थ नंबर आएगा पेनेट सेल्स। पेनेट सेल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये कहां प्रेजेंट होती है, ओनली प्रेजेंट इन कहां पे, जजुनम और इलियम में, जजुनम प्लस इलियम, जजुनम और इलियम में स्पेशली प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल्स, पेनेट सेल्स। अब ये क्या सिक्रीट करती है बेटा, तो सिक्रीट या राइटिंग थोड़ा सा समझ जाना है ना, सिक्रीट लाइसोजाइम प्लस और क्या सिक्रीट करती है, लाइसोजाइम के साथ साथ और क्या सिक्रीट करेंगे, डिफेंसिन, क्या सिक्रीट करेंगे, डिफेंसिन प्रोटीन, मतलब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी, मतलब इंटेस्टाइन में अगर कोई जर्म्स है तो उसको किल करने में हेल्प करती है। अब इन दोनों ग्लैंड से, चाहे वो ब्रूनर्स ग्लैंड हो बेटा, चाहे क्रिप्ट ऑफ लिबर कौन हो, इन दोनों ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, बेटा, देखेंगे जरा, ब्रूनर्स प्लस क्रिप्ट ऑफ लिबर कौन, क्रिप्ट ऑफ लिबर कौन, इनके दोनों के सिक्रीशंस को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली इन दोनों का सेम सिक्रीशन, मतलब सॉरी एक टाइम पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड में आती तो सिक्रीशन भी होता है इनका साथ में, तो क्या होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्ट ऑफ लिबर कौन के सिक्रीशंस को हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं बेटा, इंटेस्टाइनल जूस, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, या फिर और इसी के किस नाम से जानते हैं, सकस इंटेरिकस। अब इंटेस्टाइनल जूस का पीएच कितना होता है बेटा, पीएच कितना होता है, 7.6 से लेकर के 8.3 तक, मतलब कि कैसा होता है बेटा, एल्कलाइन, कैसा होता है, एल्कलाइन। बात समझे कि नहीं, नोट डाउन कर ले, लार्ज इंटेस्टाइन
लार्ज इंटेस्टाइन, बेटा इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है क्योंकि ये वाइडर होती है, वाइडर, ठीक है, मतलब चौड़ी होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसी होती है? वाइडर होती है। इसके बाद इसका लेंथ जो होता है, लेंथ कितना होता है बेटा? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के अप्रोक्स इसका लेंथ होता है। इसके बाद बेटा इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। पहला पार्ट बेटा इसका है सीकम। क्या है? सीकम। पहला पार्ट सीकम है। तो चलो डायग्राम देखते हैं किस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन का। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम पार्ट, दिस वन इज अ सीकम पार्ट। क्या है ये बेटा? सीकम पार्ट, सीकम है ये। और सीकम किसको रिसीव करता है? तो सीकम सबसे पहले, तो सीकम क्या है ये तो समझ लिया। तो सबसे पहले तो कहां प्रेजेंट होता है? जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है? सीकम, ठीक है। अब सीकम यहां पे आप देख सकते हैं कि इस वॉल्व का नाम क्या है? इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व या स्फिंक्टर। क्यों? क्योंकि बेटा आप जानते हो कि इट रिसीव, सीकम क्या रिसीव इलियम, इलियम को रिसीव करता है और गार्डेड बाई, ये इलियम को रिसीव करता है, यहाँ पे क्या होता है? गार्डेड बाई, गार्डेड बाई इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। यह स्फिंक्टर बात देखी है। तो इस तरीके से इलियोसिकल वॉल्व जो है उस वहां पर प्रेजेंट होता है। आप इलियोसिकल, आईसी का मतलब इलियोसिकल कंसीडर करेंगे। ये एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है, ब्लाइंड सैक, ठीक है। स्मॉल ब्लाइंड सैक का मतलब आप देख सकते हो इधर से बंद है, यहां से फूड आया तो इसमें आ गया, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। इधर से ये ब्लाइंड सैक है, मतलब यहां से इधर उधर कहीं फूड नहीं जा सकता, डायरेक्ट ऊपर ही जाएगा। मतलब ऊपर कौन सा पार्ट है हम अभी बता रहे हैं। तो स्मॉल ब्लाइंड सैक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये किसका डाइजेशन करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ह्यूमन में तो होता नहीं है भाई, ह्यूमन में तो सेलुलोज डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तो क्या होगा बेटा? लेस डेवलप्ड इन ह्यूमन में क्या होता है बेटा? कम डेवलप होता है, लेस डेवलप्ड होता है। इसके बाद अब वेल डेवलप्ड किसमें होगा बेटा? वेल डेवलप्ड किसमें होगा? इन हर्बीवोर्स क्योंकि वो घास खाते हैं। और सेलुलोज कहाँ होता है ना? सेलुलोज तो आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं। तो सेलुलोज क्या होता है? सेल वॉल में प्रेजेंट होता है,
प्लांट्स में, और वो कच्चा खाने पे उसको जो है वो डाइजेशन की हेल्प पड़ती है उसके, यानी कि उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है जो कच्चा अपन घास फूस इन सब जो भी सेल्स हैं उनमें, और हमारी बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होता है ना, वैसा का वैसे ही बॉडी के थ्रू स्किट आउट कर दिया जाता है बाहर। तो डाइजेशन क्या होता है, इन हेल्प इन द सेलुलर डाइजेशन, और लेस डेवलप्ड इन ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन में सेलुलर डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख दें नो सेलुलोज डाइजेशन। यहाँ पे सेलुलर डाइजेशन नहीं होता है। वेल डेवलप्ड कहाँ होगा, वेल डेवलप्ड कहाँ होगा, हर्बीवोर्स में। इसके बाद और एक चीज बेटा, इलियोसिकल वाल्व के जस्ट 2 सेंटीमीटर नीचे, 2 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम इलियोसिकल वॉल्व क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये आप देख रहे हो, ये इलियोसिकल वॉल है, और ये वर्मी का वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, अब ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है बेटा, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो यहां पे हम देखते हैं जरा थोड़ा सा कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो बेटा कभी कभी अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जिससे इसमें इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स में, जिससे इसको कट करके सर्जिकल के थ्रू, मेथड के थ्रू इसे रिमूव किया जाता है बॉडी से। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल, जिसका कोई काम नहीं है, तो इससे कोई ज्यादा डाइजेशन में कुछ भी डाइजेशन में क्या होगा, इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब आप नोट कर ले सीकम, उसके बाद आगे चलते हैं। अब सेकेंड पार्ट आता है बेटा क्या, कोलन। सेकेंड पार्ट क्या आता है, कोलन। जरा देखते हैं सबसे पहले तो कोलन में कितने पार्ट होते हैं, तो डायग्राम में देख लेते हैं। यहां से ये सीकम एंड होता है तो ये कोलन होता है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेटा क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, तो असेंडिंग कोलन। कौन सा कोलन, असेंडिंग कोलन। फिर ये इधर की तरफ मूव हो रहा है, मतलब ऐसे, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, इसके बाद फिर ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं कौन सा, सॉरी, इसे आप लोग ट्रांसवर्स कोलन। ये कौन सा है, ट्रांसवर्स कोलन। और इसे क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग कोलन। अब यहाँ पे कुछ एस शेप ऐसा बनाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये इसको सिग्मोइड कोलन। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन। इसके बाद आता है ये बेटा है रेक्टम। ओके, और सबसे लास्ट पार्ट क्या होगा, एनस। दिस पार्ट यहाँ पे क्या होगा, एनस। तो आप लोग अंडरस्टूड है, समझ आ रहा। तो कोलन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा कितनी लंबी होती है, 1.5 मीटर। और 1.5 मीटर में भी ये सबसे ज्यादा लंबा होता है, अप्रोक्सीमेट कितना, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का अप्रोक्स इसकी लेंथ होती है। फिर लार्ज पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद कोलन के पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स कितने बेटा, 4। पहला क्या है, असेंडिंग कोलन। फिर दूसरा है ट्रांसवर्स। फिर तीसरा क्या है, डिसेंडिंग,
डिसेंडिंग कोलन, और चौथा क्या है बेटा, सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। 4 पार्ट हो गए। यहां पे इसकी वॉल में, ये भी इंटेस्टाइन है, इसकी वॉल में नो विलाई, यहां पे विलाई नहीं होती है। नो विलाई मतलब नो इंटेस्टाइनल विलाई, यहां पे विलाई नहीं होती है। बट एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहां पे एब्जॉर्प्शन कितना किसका होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। भाई जेजुनम में आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, बचा खुचा इलियम में हो गया, एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ था, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया। अब फूड में फूड बचा होगा, आप समझते हो, आप खाना खाते हो, बचपन में हम भी ऐसा सोचते थे कि खाना खाते हैं फिर पानी पीते हैं, तो यार खाना पानी दोनों मिक्स हो जाता होगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो फिर क्या होता था, लेकिन फीसेस जो होते हैं वो तो थोड़ा सॉलिड होता है, फिर कैसे, यानी कि बचपन में कुछ लोगों से पूछा, मतलब बचपन में पूछते थे अपन कि भाई खाना और पानी, तो बोलते थे खाना वाला पेट अलग होता है और पानी वाला अलग होता है। तो मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा धुंधली मेमोरी याद है कि खाना वाला पेट अलग होता है और पानी वाला अलग, है ना। तो वो जाके बाद में कंफ्यूजन खत्म हुआ जब ये सब पढ़ा, है ना। तो आप सब तो जानते होंगे, आप सब थोड़ा मॉडर्न जमाने के, इसलिए। तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन, अब एक्चुअली क्या हुआ, इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन ना के बराबर हुआ, ये है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बड़ा एब्जॉर्प्शन है H2O, क्योंकि फीकल मटेरियल को सॉलिडिफाई करना है, सॉलिड, है ना। अगर सॉलिड नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लूज मोशन लगता तो डिहाइड्रेशन होता है ना। तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड मतलब कि अब वो मटेरियल बचा है, जो भी डाइजेस्ट हुआ तो वो तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, जो अनडाइजेस्टेड था, ये बात बहुत ध्यान रखना है, ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उसी को तो हम फिकल फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं ना। तो अनडाइजेस्टेड फूड से ही क्या करता है, H2O जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। देन आफ्टर ये बेटा जो कोलन है, ये नेचुरल हैबिटेट ऑफ ई कोलाई जो है यहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे, आपके कोलन में, है ना। हाँ, आपके भी हमारे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे ही, है ना, हमारे नहीं, दोनों जगह, समझदार हो। तो ई कोलाई का ये नेचुरल हैबिटेट होता है ना। तो यहाँ पे ई कोलाई रह रहा है, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ किसमें, B12 और कामक के, ये दो विटामिन B12 और K। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है, कैसा, सिम्बायोटिक, है ना। मतलब हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से ये क्या करता है, फूड लेता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे काम का नहीं है उससे फूड लेता है, और उसके बदले में हमको उसी से कुछ बना करके विटामिन B12 और K एब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ नोट डाउन। अब बेटा थर्ड नंबर क्या आता है बेटा, रेक्टम थर्ड नंबर आएगा। तो रेक्टम आप देखेंगे यहां पे कि रेक्टम क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस, ठीक है। फीसेस जो है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी कि फीकल मटेरियल यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है। इसके बाद इट ओपन्स इनटू एनल कैनाल या एनस, ठीक है, एनल कैनाल, ठीक है। एनल कैनाल में ओपन होता है, और देन आफ्टर क्या होता है, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी, ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब यहां पे जब हम एनस की बात करेंगे, एनस के पास, एनस आप सबसे लास्ट में देख रहे हैं, ये वाला पार्ट एनस है, यहां पे ये एनस पार्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो
ऊपर की तरफ थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है या जो भी है, इस तरफ वाला पार्ट जो होता है हल्का सा नीचे होता है, वो थोड़ा सा ऊपर होगा, या जो भी इधर इधर कौन से ऑर्गन्स का पार्ट होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर। ठीक है, तो बेटा इधर वाला जो कोलन दिख रहा है, यानी कि ये जो ट्रांसफर कोलन का ये कोने वाला पार्ट है, हेपेटिक फ्लेक्सर मतलब इधर लीवर होगा, है ना। आप देखो इधर से ऐसे, तो इधर क्या होगा, राइट साइड लीवर, और इधर लेफ्ट साइड स्टमक के जस्ट, मतलब स्टमक तो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ क्या है, स्प्लीन, स्प्लीन लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, तो इधर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पार्ट, यानी कि ये पार्ट क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्प्लीनिक, स्प्लीनिक फ्लेक्सर, क्या बोलेंगे, स्प्लीनिक फ्लेक्सर। और स्प्लीन क्या होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन। अच्छा एक चीज और याद आ गई इसी से, जो आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, यहाँ पे थोड़ा सा आप एक पॉइंट वो उसी में ऐड कर लेंगे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो भी क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन है बेटा, लिम्फेटिक ऑर्गन है, समझे कि नहीं, तो वो आप मेंशन कर ले। तो ये बेटा ये क्या हो, देखो ये जो असेंडिंग कोलन है इसमें हेपेटिक फ्लेक्सर इस तरफ, क्योंकि इधर लीवर रहता है, और इधर क्या हो गया, डिसेंडिंग जिधर से स्टार्ट हो रहा है उधर कोने में, वहां पे क्या होगा, स्प्लीनिक फ्लेक्सर, क्योंकि उधर स्प्लीन रहता है। इसके बाद क्या होता है, ये एनस हम लोग पढ़ रहे हैं, रेक्टम जो है वो रेक्टल एनल कैनाल के थ्रू एनस में खुल जाएगा और वहां से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया। लेकिन एनस के पास हमने दो लाइनें बनाई हैं, एक्चुअली एनस हैज टू ओपनिंग, हैज टू ओपनिंग नहीं, टू स्फिनेक्टर, टू इन्फेक्टर। देखते हैं जरा कौन कौन से, बेटा दो स्फिनेक्टर होते हैं इसमें, एक बेटा इंटरनल जो अंदर की तरफ वाला दिख रहा है, जो पहली रेड लाइन देख रहे हो ये वाला, आप डायग्राम में मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मेंशन नहीं किया हमने। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला लाइन है ना, जो अंदर की तरफ है ना, तो वो इंटरनल जो है वो कैसा है, इनवॉलंटरी है। कैसा है, इनवॉलंटरी स्फिनेक्टर है, इंटरनल इनवॉलंटरी है। एक्सटर्नल वॉलंटरी भी सिंपल सी बात है कि some fecal material stores in rectum, देन आफ्टर क्या होगा कि ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, तो क्या होगा, जैसे ही रेक्टम में ज्यादा फीकल मटेरियल स्टोर हुआ तो वो नीचे की तरफ प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वॉल्व, ये इंटरनल इनवॉलंटरी स्फिनेक्टर, वो ओपन हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा तो ये किस पे प्रेशर डालेगा, वॉलंटरी पे, जो सबसे बाहर है ना, तो उस पे प्रेशर डालेगा, और जैसे उस पे प्रेशर डालेगा तो वो हमारे विल पे है ना, हमारे विल पे है कि सुटेबल कंडीशन फॉर द एक्सक्रीट फीकल मटेरियल, देन आफ्टर वी एक्सक्रीट आउट, है ना, समझ जाओ। तो ये वॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में है ना, जब सुटेबल कंडीशन आएगी तभी ये हमारे विल के अकॉर्डिंग ओपन होगा, कंफर्म। तो ये आप लोग रेक्टम नोट कर ले। अब यहां पे बेटा एक चीज हम पढ़ेंगे, पाइल्स सुना होगा, एक्चुअली इसे हम लोग हीमोरॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोरॉइड्स क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, एक्चुअली ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, मतलब बहुत बार इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन, इरेगुलर फूडिंग, हम लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीजें कुछ भी खाते रहते हैं, है ना। अगर बायोलॉजिकली देखें तो हेल्दी फूड तो बहुत लिमिटेड लोग ही ले रहे हैं आजकल, है ना, तो ज्यादातर तो सब लोग जंक फूड ही खा रहे हैं, हम भी कभी कभी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वी आर नॉट एक्सेप्शन, आई एम नॉट सॉरी। तो ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ क्या होता है, रेक्टल वेन,
रेक्टल वेन जो होती है वो बेटा इनलार्ज हो जाती है, मतलब ऐसे स्वेलअप हो जाती है, मतलब इस तरीके से। अब जैसे इस तरीके से अगर रेक्टम बना है इस तरीके से, तो वो इस तरीके से इस तरीके से होगा। अब फीकल यहाँ पे फीकल में ऐसे निकल रहा है, तो क्या होगा, इस पर प्रेशर डालेगा, इस पर प्रेशर डालेगा, तो ये कभी कभी रैप्चर हो जाती है, और रैप्चर होती है तो हीमोरॉइड्स क्या होता है, रिलीज ब्लड, क्या होगा, रिलीज ब्लड विथ फीकल मटेरियल, विथ फीकस, ठीक है। फीसेस से क्या होता है, ब्लड निकलता है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये पेनफुल होता है। कैसा होता है, पेनफुल। कैसा होता है बेटा, पेनफुल, पेन भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब यहाँ पे ये ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, मतलब लॉन्ग टाइम से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं और इसे रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम अपने फूड के साथ, हाँ, इसको इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसको अगर सही करने का है तो आपको क्या लेना है बेटा, रफेज इन डाइट में आपको क्या लेना है, रफेज अगर डाइट में रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, नॉर्मल डाइजेशन होगा और अच्छे से फीकल मटेरियल रिलीज आउट होगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा, इसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और उसके आगे का स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।